हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स इज इजी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसमें हमारे पास जो इक्वेशंस वो नॉन लीनियर फॉर्म में है तो हम उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस पे। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। आई नो टॉपिक थोड़ा टफ है, लेकिन इस चैप्टर के जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किया हूँ, अगर आप लोग ने उसको अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे DIY क्वेश्चंस, अगर आप लोग ने उसको अच्छे से सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चंस भी आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बस आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। अभी हम सीधे क्वेश्चंस पे जाते हैं। क्वेश्चन के थ्रू ही हम देखेंगे कि हम सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। आई नो ये थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट अभी हम इसको बहुत ही ईजी वे में समझेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास कंडीशन है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं क्वेश्चन 1 लिख देता हूँ कि हम क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन कर रहे हैं। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हमें फॉर्मूला पता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, ये है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक है लेंथ और एक है ब्रेड। वे हम कंसीडर कर लेते हैं लेंथ एज x एंड ब्रेड एज y। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू लेंथ को हमने सब्स्टिट्यूट किया है x प्लस ब्रेड को सब्स्टिट्यूट किया है y। क्या हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। ये हमें फर्स्ट सेंटेंस में कंडीशन दी हुई है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं दोनों साइड, डिवाइड बाई 2, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2। क्या बचा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट सेंटेंस को हमने सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन निकाल ली। अब बढ़ते हैं सेकेंड सेंटेंस की तरफ। सेकेंड सेंटेंस में है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारी, x इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ। डबल इट्स ब्रेथ मतलब 2y। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में किस वेरिएबल की बात हो रही है, लेंथ की। यहाँ पे लेंथ को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो x इज इक्वल्स टू, क्योंकि x के बारे में बता रहे हैं, x क्या है, लेंथ क्या है, लेंथ इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ। मोर देन डबल इट्स ब्रेथ मतलब उसके ब्रेथ का डबल और उसमें और कुछ ऐड किया हुआ है। मोर देन डबल इट्स ब्रेथ, डबल इट्स ब्रेथ मतलब 2y, मोर देन मतलब उसके अंदर और कुछ ऐड कर रहा है। क्या, कितना ऐड करना है उसके अंदर, 2y प्लस, सेंटेंस में क्या दिया है, मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2, 2y प्लस 2। थोड़ा सा और इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे दिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, इतनी सेंटेंस को हमने यूज़ करके ये लिख लिया x इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे लेंथ को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि लेंथ कैसी है। ओके, x इज इक्वल्स टू, आगे दिया हुआ है मोर देन डबल इट्स ब्रेथ। मोर देन डबल इट्स ब्रेथ मतलब उसके ब्रेथ के डबल और उसमें और ऐड किया हुआ है। मोर देन मतलब उसमें ऐड किया हुआ है। यहाँ पे अगर लेस देन होता तो 2y माइनस कुछ वैल्यू दी हुई होती, वो हम लिखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। मोर देन डबल इट्स ब्रेथ, मोर देन मतलब प्लस डबल इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ का डबल और उसमें कुछ ऐड करना है। कितना ऐड करना है, मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2, 2y प्लस 2। इतनी है रेक्टेंगल की लेंथ। इसको हम सिंप्लीफाई करके एक और इक्वेशन बना सकते हैं। वेरिएबल को एक साइड रखो, कांस्टेंट को एक साइड रखो, क्या बन जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमारे पास दो कंडीशंस थी, हमने दोनों कंडीशंस को सिंप्लीफाई करके दो इक्वेशंस बना ली। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे,
अब आप या तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, या फिर आप इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकाल लो और उसको इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर दो, इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू निकाल लो और इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर दो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि वो बहुत ईजी है। अब हम इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2, ये लिख ली हमने इक्वेशन 1, ये लिख ली हमने इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस की साइन, यहाँ पे माइनस की साइन है तो ये बन जाएंगे प्लस की साइन, यहाँ पे प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस। एक्स कैंसिल हो गया, 2y + y 3y इज इक्वल्स टू 20 - 2 18। y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू 18। यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल्स के वो सेट जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, 18 / 3, y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 6। ये हमने निकाल ली y की वैल्यू। y क्या है, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब इस y की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको मिल जाएगी x की वैल्यू जो है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में, तो x प्लस y की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल्स टू 20। अब हम यहाँ पे वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू 20, यहाँ पे +6 है, इक्वल्स के वो साइड गया -6, तो x की वैल्यू बन गई यहाँ पे 14। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 14 एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे यूनिट हमें मेंशन की हुई है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर। अब ये तो हमने सोल्यूशन निकाल लिया एलिमिनेशन मेथड से। अब हम यहाँ पे क्रैमर्स मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमने ये दो इक्वेशन बना ली कंडीशंस को यूज़ करके, उसके बाद यहाँ पे आप क्रैमर्स मेथड लगा दो, डी फाइंड करो, डी एक्स फाइंड करो, डी वाई फाइंड करो। उसके बाद एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, डी एक्स बाई डी, वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, डी वाई बाई डी। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और क्रैमर्स मेथड से इसको सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। If you have any doubt regarding this question, do let me know in the comments. I will make another video for the explanation of this question. हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट है, वॉच का एडवर्टीजमेंट। इसमें लिखा है सेल 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 ओनली फॉर 2 days. I have some analog wrist watches and some digital wrist watches. I am going to sell them at a discount. Okay. तो ये एक आदमी है जो वॉच सेल कर रहा है, उसके पास कुछ एनालॉग वॉचेस है और कुछ डिजिटल वॉचेस हैं और वो डिस्काउंट पे इनको सेल कर रहे हैं और सेल सिर्फ 2 दिन के लिए है। अभी यहाँ पे हमें 2 कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट है सेल ऑफ फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में उसने कितना सेल किया, ऑन फर्स्ट डे ही सोल्ड 11 एनालॉग वॉचेस, 6 डिजिटल वॉचेस एंड द अमाउंट ही रिसीव्ड, द अमाउंट ही अर्नड इज 4,330 रुपीज़। ऑन सेकेंड डे ही सोल्ड 22 एनालॉग वॉचेस, 5 digital watches and the total amount he received or the total amount he earned is 7,330 rupees. Now we have to find the selling price of wristwatch of each type, which means we have to find the price of an individual analog wristwatch and an individual digital wristwatch. Now we have to find the price of 2 type of watches here. First is the analog watch and the digital watch. We will assume the price of analog watch as X. Price of analog watch is equals to X rupees and the value of digital watch is equals to Y rupees. Now we will try to form equations using the situations given here. Now according to the first condition,
On first day, he sold how many analog watches? He sold 11 analog watches. What is the price of one analog watch? Price of one analog watch is X rupees. So what will be the price of 11 analog watches? Price of 11 analog watches will be 11 into X. If we are buying, if this marker is of 10 rupees, if I am going to buy 5 markers, how much money I will have to pay? I will have to pay money of one marker into the quantity of markers I am buying. That is 10, which is the price of this marker, into 5. That is the quantity of marker I am buying. So the total amount I have to pay is 50 rupees. In the same way, here the price of one analog watch is X rupees. Now he sold 11 analog watches. So the price of 11 analog watches will be price of one analog watch into the amount of watches he sold. What is the amount of watches? 11. So the amount of 11 watches will be 11x. He also sold 6 digital watches. Price of one digital watch is y. So the price of 6 digital watches will be 6y plus 6y. And the total amount he received, or the total amount he earned on the first day, is 4,330 rupees. What are the items he sold? He sold 11 analog watches and 6 digital watches. So the amount of these two will be equals to the amount he received on that day, or amount he earned on that day. So 11x plus 6y will be equals to 4,330 rupees. I hope you understood this. Now in the second condition, he sold 22 analog watches. कितने एनालॉग वॉच बेचा उसने? 22 एनालॉग वॉच बेचा. तो उसको एनालॉग वॉच बेचने पर कितना अमाउंट मिला होगा? 22x. क्यों? एक एनालॉग वॉच बेचने पर उसको कितना मिल रहा है? x रुपीज़ मिल रहा है. तो 22 एनालॉग वॉच बेचने पर उसको कितने रुपीज़ मिलेंगे? 22 इंटू एक्स रुपीज़. प्लस उसने कुछ डिजिटल वॉचेस भी बेचा. कितने? 5 डिजिटल वॉचेस बेचा. 5 डिजिटल वॉचेस का प्राइस क्या होगा? 5 इंटू वाई. 5y ये हो गया 5 डिजिटल वॉचेस का प्राइस, इज इक्वल्स टू कितना अमाउंट अर्न किया उसने? 22 एनालॉग वॉच और 5 डिजिटल वॉच. जब उसने इतने आइटम्स बेचा, 27 आइटम्स उसने बेचा, तो उसके पास अमाउंट कितना रिसीव हुआ? 7,330 रुपीज़. इसका मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ एनालॉग वॉचेस ही सोल्ड ऑन दैट डे प्लस अमाउंट ऑफ डिजिटल वॉचेस ही सोल्ड ऑन दैट डे विल बी इक्वल्स टू 7,330 रुपीज़, विच इज़ द अमाउंट ही अर्न ऑन दैट पर्टिकुलर डे. यह हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई और यहाँ पे हमारे पास आ गई इक्वेशन 2. अब क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे. एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे. एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच. और वाई की वैल्यू जो निकलेगी वो होगी प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच. अब हम इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे हमें कोई एक कोएफिशिएंट, कोई एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमें सेम करना पड़ेगा, या तो वाई के कोएफिशिएंट को या तो एक्स के कोएफिशिएंट को. सिंपल है. यहाँ पे इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो यहाँ पे 22x हो जाएगा. x कैंसिल हो जाएगा, आपको वैल्यू ऑफ y मिल जाएगी. वैल्यू ऑफ y आप या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 दोनों में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ x. हम यहाँ पे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 क्या मिला हमें? 22x प्लस 12y इज इक्वल्स टू, ये गई हमारी थर्ड इक्वेशन. अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में सेम है. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3. इक्वेशन 2 लिख लेते हैं. 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7330. ये हमने लिख लिया. दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सब्ट्रैक्ट की साइन, x कैंसिल हो गया. यहाँ पे क्या बचा? -7y इज इक्वल्स टू
यहाँ पे क्या बचा, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे बचा 0331 माइनस 1330। अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल्स टू 1330 डिवाइड बाई 7। दोनों साइड माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे है 1330 डिवाइड बाई 7 विच इज इक्वल्स टू 7 बचा 630 बचा 7 9 63 और 0 दैट इज 190। किसकी वैल्यू निकली है, y की वैल्यू 190 लिख ली है। y क्या था हमारा, डिजिटल वॉच का प्राइस, मतलब एक डिजिटल वॉच का प्राइस क्या है, 190 रुपीज़। अब हम वैल्यू ऑफ y को या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी एक में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 11x प्लस 6 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 190 इज इक्वल्स टू 4330। मल्टीप्लाई कर लो, 11x प्लस 6 0 0 6 9 54 6 1 6 प्लस 5 11 1140 इज इक्वल्स टू 4330। 11x क्या हो जाएगा 4330 माइनस 1140। यहाँ से 11x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11x की वैल्यू आ जाएगी 3190। यह आ गई हमारी 11x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू क्या होगी 3190 डिवाइडेड बाई 11। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 290। यहाँ पे हम x की वैल्यू हमें क्या मिली है 290। x क्या है, प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच। तो यहाँ पे 1 एनालॉग वॉच की प्राइस क्या है 290 रुपीज़ और 1 डिजिटल वॉच की प्राइस क्या है 190 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइस ऑफ 1 एनालॉग वॉच इज 290 रुपीज़। हमने x एनालॉग वॉच के लिए एज्यूम किया था, तो 1 एनालॉग वॉच की प्राइस क्या हो गई 290 रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ 1 डिजिटल वॉच इज 190 रुपीज़। दिस इज द आंसर। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया है। बहुत ही इजी है, बस आप लोग को पीछे का कंसेप्ट पता होना चाहिए और सिचुएशंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर फिर भी आप लोग को इसमें डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा ताकि आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग दी हुई है। 2 लोग बोटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ भी बना हुआ है और नीचे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, पेंटिंग पर बाद में आएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ बोट ट्रेवल्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। अब ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या है कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम समझते हैं डाउनस्ट्रीम क्या है। ये है हमारे पास वाटर, इग्नोर माय ड्राइंग स्किल्स। यहाँ पे ये है आपकी एक बोट, ओके। अब डाउनस्ट्रीम मतलब आपका जो पानी का फ्लो है, पानी या तो राइट डायरेक्शन में फ्लो करेगा या तो लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लो करेगा इस 2D सिचुएशन में, और आपकी बोट भी या तो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगी या तो राइट डायरेक्शन में मूव करेगी। डाउनस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लो कर रहा है, अगर आपका वाटर फ्लो लेफ्ट डायरेक्शन में है और आपकी बोट भी लेफ्ट डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, आप जो आपकी बोट को मूव करा रहे हो वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करा रहे हो और जो वाटर है उसका भी फ्लो लेफ्ट डायरेक्शन में ही है, तो इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। अगर आपका वाटर का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब वाटर आपका फ्लो कर रहा है राइट डायरेक्शन में और आपकी बोट जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम।
बहुत ईजी वे में समझाया हूँ, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डाउनस्ट्रीम किसे कहते हैं और अपस्ट्रीम किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अ बोट ट्रेवल्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है बोट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। कितना? 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रही है। ये जो डिस्टेंस है कितने टाइम में कवर कर रही है बोट? 6 आवर्स में कवर कर रही है। और वही बोट, द सेम बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 किलोमीटर वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 48 किलोमीटर वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ये पूरा डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर कर रही है? 13 आवर्स में कवर कर रही है। अब हमको क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ वाटर करंट मतलब वाटर कितनी स्पीड में फ्लो कर रहा है, और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी है, पानी बिल्कुल फ्लो नहीं कर रहा है, पानी एक ही जगह पे रुका हुआ है। ऐसी सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं कि पानी एक ही जगह पे रुका हुआ है और उसमें बोट मूव कर रही है। उस सिचुएशन में बोट की स्पीड क्या होगी? वाटर करंट मतलब वाटर कितनी स्पीड में फ्लो कर रहा है, चाहे वो कोई भी डायरेक्शन में हो, बट वाटर कितनी स्पीड में मूव कर रहा है। अब जो चीज़ें हमें फाइंड करनी है हम उसे अज्यूम कर लेते हैं। हमें क्या क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और हमें फाइंड करना है वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट। हम अज्यूम कर लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी अज्यूम करते हैं? x किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में हमें यूनिट क्या दी हुई है? डिस्टेंस की यूनिट क्या दी हुई है? किलोमीटर। और टाइम की यूनिट क्या दी हुई है? आर। तो हमें जो स्पीड निकालना है वो किलोमीटर पर आवर में निकालना है। क्यों? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर, टाइम की यूनिट आर। तो इसलिए हम इसको किस यूनिट में रखेंगे? किलोमीटर पर आर की यूनिट में हम स्पीड फाइंड करेंगे। ये हो गई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ वाटर करंट। इसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? y किलोमीटर पर आवर। अब हम 1 बाय 1 सिचुएशन के हिसाब से जाएंगे और उनको लेके हम इक्वेशंस बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने ये क्या अज्यूम किया है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब स्टिल वाटर में बोट x स्पीड से जा रही है। अब सिचुएशंस में हमारे पास क्या है? सिचुएशंस में एक है हमारी बोट डाउनस्ट्रीम जा रही है, एक है हमारी बोट अपस्ट्रीम जा रही है। स्टिल वाटर में हमारी बोट मूव नहीं कर रही है। क्वेश्चन के हिसाब से स्टिल वाटर में हमारी बोट मूव नहीं कर रही है। हमारी बोट मूव कर रही है या तो अपस्ट्रीम में या फिर डाउनस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम मतलब वाटर के अपोजिट जा रही है, डाउनस्ट्रीम मतलब वाटर के साथ जा रही है। उस सिचुएशन में हम क्या अज्यूम करेंगे? स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है वो प्लस जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है। अब हम डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं मतलब वाटर की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। अगर हम स्पीड ऑफ वाटर करंट स्पीड ऑफ बोट में ऐड कर देते हैं तो क्या होगा? वाटर ये डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये हो गया y। तो मतलब जिस डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा है वहाँ पे उसकी स्पीड क्या होगी? y। अब हमारी जो ये प्यारी सी बोट है ये भी वाटर के डायरेक्शन में ही फ्लो कर रही है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? इसकी खुद की स्पीड है x। स्टिल वाटर में कितनी स्पीड में मूव कर रही है? x स्पीड में। लेकिन अब यहाँ पे ये डाउनस्ट्रीम मूव कर रही है मतलब वाटर का बहाव भी इसको आगे लेके जाएगा। जो पानी का बहाव है, पानी राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर जो भी चीज़ें होगी वो उसको अपने साथ राइट डायरेक्शन में लेके जाएगा। मतलब अगर उस चीज़ की कुछ भी स्पीड ना हो तो वाटर उसको कितनी स्पीड में लेके जाएगा? y स्पीड में लेके जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बोट खड़ी कर दूँ पानी में, बोट यहाँ पे खड़ी है, इसकी कोई स्पीड नहीं है, ओके। बोट की स्पीड क्या है यहाँ पे? 0। हमारी प्यारी बोट 0 स्पीड पे यहाँ पे खड़ी है और वाटर जो है
वो राइट डायरेक्शन में वाई स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब हमारी बोट को वो राइट डायरेक्शन में वाई की स्पीड से लेके जाएगा। वाटर हमारी बोट को राइट डायरेक्शन में वाई की स्पीड से लेके जाएगा। अगर हमारे बोट के पास भी कुछ स्पीड हो तो वाटर उसको कितनी स्पीड में लेके जाएगा? वाटर की खुद की स्पीड प्लस जो बोट चल रही है जितनी स्पीड में, वो स्पीड ऐड कर लेगा। मतलब स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम क्या होगा? बोट की खुद की स्पीड क्या है? x प्लस वाटर की स्पीड क्या है? y। डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड x प्लस वाटर भी उसको अपने साथ ले जा रहा है, वाटर की स्पीड क्या है? y। तो x प्लस y किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो गई? स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। सिमिलरली अगर हम अपस्ट्रीम के लिए फाइंड करें तो बोट कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? राइट डायरेक्शन में x की स्पीड से जा रही है। अपस्ट्रीम में वाटर का बहाव क्या हो जाएगा? उल्टा। सपोज आप चल रहे हो और आपके अपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रही है, आप हो, आप ये डायरेक्शन में चल रहे हो, राइट डायरेक्शन में आप चल रहे हो, लेकिन जो हवा आ रही है, जो हवा है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो ये आपकी स्पीड को बूस्ट करेगी या आपकी स्पीड को रिड्यूस करेगी? आपकी स्पीड को ये रिड्यूस करेगी। आप इसको अगर प्रैक्टिकल वे में भी सोचोगे तो आप बोलोगे कि जो हवा है वो आपकी स्पीड को रिड्यूस करेगी। मतलब यहाँ पे हमारी बोट x की स्पीड में मूव कर रही है, लेकिन जो वाटर का बहाव है वो उसको y की स्पीड से क्या करेगा? y की स्पीड से उसको रोकेगा। मतलब स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या होगा? अपस्ट्रीम में हमारी बोट तो मूव कर रही है x की स्पीड से, बट जो पानी का बहाव है वो उसको y की स्पीड से रोकेगा। मतलब x की स्पीड से मूव कर रही है और y की स्पीड उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्या होगा? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा x माइनस वाई। बोट की स्पीड है x बट वाटर उसको रोक रहा है y की स्पीड से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगा? स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। आई होप इतना पार्ट सबको क्लियर हो गया है। अब ये जो हमने निकाला है स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, इन दोनों को यूज करके हम कंडीशन से इक्वेशन बनाएंगे। अभी फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? अ बोट ट्रेवल्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है? स्पीड है। हमें फॉर्म करनी है इक्वेशन टाइम के फॉर्मेट में। टाइम के फॉर्मेट में हम कैसे फॉर्म करेंगे? हम अब साइंस में घुसेंगे। साइंस में हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब हमें किसके फॉर्म में चाहिए इक्वेशन? हमें टाइम के फॉर्म में चाहिए इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट है डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिल रहा है किसके फॉर्म में मिल रहा है? टाइम के फॉर्म में मिल रहा है। मतलब जो बोट है वो इतना पूरा डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रही है? कितने टाइम में कवर कर रही है? 6 आवर्स में कवर कर रही है। मतलब हमें टाइम निकालना पड़ेगा कि वो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम कितने टाइम में गई और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितने टाइम में आई। इसके लिए हमें जो स्पीड है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके फॉर्म में? टाइम के फॉर्म में। टाइम के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब हमें टाइम के फॉर्म में चाहिए तो स्पीड को यहाँ से हटाना पड़ेगा। स्पीड को यहाँ से हटाने के लिए हम इसको इक्वल्स टू के ये साइड भेज देंगे। क्या बच जाएगा? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, स्पीड क्या हो जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल्स के साइड आया तो डिवाइड में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या है? अ बोट ट्रेवल्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रेवल कर रही है बोट एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। अब 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब क्या हुआ? इसको अगर हम टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो 16 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 16 किलोमीटर डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। स्पीड क्या लेंगे हम? स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अपस्ट्रीम की बात हो रही है, तो हम स्पीड ऑफ बोट किसके फॉर्मेट में लेंगे? स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट क्या है? x माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x माइनस वाई। ये क्या होगा? टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। सिमिलरली डाउनस्ट्रीम के लिए निकालते हैं। डाउनस्ट्रीम के लिए क्या है?
कितना गया है वो 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया है। 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब 24 डिवाइडेड बाई, अभी डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम के लिए हम कौन सी स्पीड लेंगे, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या आएगा 24 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देखिए, आई गारंटी आप लोग को समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी वे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए और समझने की कोशिश कीजिए। अब हमने देख लिया टाइम टेकन बाय द बोट हमने कैसे निकाला हमने। अब हम इसी को कंडीशन पे अप्लाई करते हैं ताकि उसमें से हम इक्वेशन निकाल सके। कंडीशन क्या है, बोट ट्रेवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब ये डिस्टेंस के फॉर्म में दिया हुआ है। इक्वेशन में हमें किसके फॉर्म में लिखना है, टाइम के फॉर्म में। टाइम के फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए हम लिखेंगे 16 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। ये हो गई हमारी स्पीड ऑफ बोट टू ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। उसके बाद बोट ने 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी ट्रैवल किया है, तो प्लस 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मतलब 24 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। कितने टाइम में, अब ये क्या है अपस्ट्रीम ट्रैवल करने का टाइम, ये क्या है डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करने का टाइम। ये पूरा मिला के कितना टाइम हो रहा है, कंडीशन में दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल की है बोट ने, 6 आवर्स में। मतलब ये दो टाइम को हम मिलाएंगे, अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम क्या होना चाहिए 6। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। समझे, टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू 6 आवर्स। ये हमारी इक्वेशन 1 निकल गई। सेम मेथड अब हम कंडीशन 2 पे अप्लाई करते हैं। कंडीशन 2 पे क्या है, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया है, 36 किलोमीटर बोट अपस्ट्रीम गई है, मतलब क्या है 36 डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। ये क्या है स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम जाने की, प्लस डाउनस्ट्रीम कितना गई है, वो डाउनस्ट्रीम गई है 48 किलोमीटर, तो 48 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ये क्या हो गया स्पीड ऑफ बोट 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए, इज इक्वल्स टू कितने घंटे लिए उसने 13 आवर्स। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। यहाँ पे हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गई है। हमने दो कंडीशंस को दो इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, अगर आप लोग अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालोगे तो आप लोग बोलोगे कि इन द लास्ट लेक्चर वी हैव लर्न समथिंग। व्हाट वी हैव लर्न, वी हैव लर्न हाउ टू कन्वर्ट नॉन लीनियर इक्वेशंस इनटू लीनियर इक्वेशंस। व्हाट वी हैव हियर, हियर वी हैव नॉन लीनियर इक्वेशंस, here we have two non-linear equations, so we have to convert these equations into linear form. How we will do that, we will assume a single variable for these variable terms here, that is 1 upon x minus y and 1 upon x plus y. We will assume two variables here and we will get the equations in linear form. We will solve those equations using elimination method. We will get the value of those two variables. Then we will resubstitute those values to 1 upon x minus y and 1 upon x plus y. And then we will get the value of x and y. So this is the homework for you. आप लोग इसको solve कीजिए। यहाँ पे equations आप लोग के पास है, दोनों equations हम लोग ने मिलके निकाल लिए हैं। अभी आप लोग को क्या करना है, आप लोग को इन नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कीजिए कैसे, इन वेरिएबल टर्म्स को आप लोग कुछ और वेरिएबल अज्यूम कर लीजिए, सिंगल वेरिएबल, आप लोग का इक्वेशन लीनियर फॉर्म में हो जाएगा। सॉल्व कीजिए और फिर वो जो वेरिएबल्स के वैल्यू निकलेंगे उनको रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के लिए। उसके बाद आप लोग को और दो इक्वेशंस मिलेगी, फिर उन दो इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, आप लोग को एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और आप लोग को जो आंसर आ रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आंसर बताऊंगा और आगे हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आप लोग का डाउट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप ये जो पढ़ाया हूँ मैंने आप लोग को समझ में आया है। नहीं समझ में आया है तो आप लोग कोशिश कीजिए, वापस से वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और जिस जगह पे आप लोग अटक रहे हो, जिस जगह पे आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं उसके ऊपर एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ आप लोग ने इस लेक्चर से हासिल किया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग को ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगा इसी के रिलेटेड और फिर जो हमारी पूरी सीरीज़ होगी हम साथ में मिलकर ख़त्म करेंगे।
आपके जितने भी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं और जितने भी लोगों को आप जानते हो उन सब के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सके। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।